नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। हमारे स्पेशल शो लॉकडाउन के साइड इफेक्ट में जो खबर आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो कोरोना की सबसे दर्दनाक तस्वीर है। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया अपने को बचाने में लगी हुई है, उस वक्त एक खबर ऐसी आई जो रिश्तों पर से भरोसा ही खत्म कर देती है। हर कोई चाहता है कि अंतिम संस्कार में उसके अपने ही उसका क्रियाकर्म करें, लेकिन जानलेवा वायरस के डर से अगर कोई अपनों की डेड बॉडी को ही लावारिस छोड़ दे, किसी और के भरोसे छोड़ दे, तो इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है। आज आपको दिखाता हूं जयपुर के शमशान से आई बेहद दर्दनाक तस्वीर। यहां किसी पिता, किसी मां, किसी भाई की चिता को कोई अपना आग के हवाले नहीं कर रहा है। यहां वो गुमनाम कोरोना वॉरियर्स हैं जो ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं जिनको शमशान तक लाने के लिए उनके परिवार से कोई नहीं आया। ये वो तस्वीरें हैं जिसे देखकर रूह कांप जाए। यह अमेरिका की नहीं, अपने देश की तस्वीर है। शमशान में एक एम्बुलेंस लाशों को लेकर आई है। पीपीई किट पहने जो यहाँ शमशान भूमि में दिख रहे हैं वो न परिवार से है, न दोस्त, न रिश्तेदार। ऐसे भी मरीज थे कि जो अपने पिताजी के लिए आ भी नहीं पाए, माता के लिए नहीं आ पाए। अब इनकी कहानी आपको बताते हैं। कोरोना से मौत का खौफ ऐसा है कि जयपुर के इस शमशान में आने वाले शवों का अंतिम संस्कार करने कोई भी नहीं आया। पीपीई किट पहने ये वो कोरोना वॉरियर्स हैं जो इंसानियत का फर्ज अदा कर रहे हैं। कोरोना ने बहुत कुछ बदल दिया, कई तौर तरीके बदल दिए। उस दौर में अंतिम संस्कार करने का तरीका कितना बदल गया है ये इन तस्वीरों में देखिए। ये एक ऐसा दौर है जब लोग अपने पास कोरोना की जरा सी आहट पर दहशत से भर जाते हैं। कोरोना के डर से परिवार वाले तक अपनों के शव लेने से परहेज करते हैं। उस दौर में जयपुर के विष्णु और उन जैसे कई लोग किसी कोरोना वॉरियर्स से कम नहीं है। विष्णु राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में मुर्दा घर के सुपरवाइजर हैं, जो कोरोना संक्रमण के इस दौर के पहले कभी कब्रिस्तान तक नहीं गए। लेकिन आज विष्णु कोरोना संक्रमितों का अंतिम संस्कार करते हैं, अपनी जान को खतरे में डालकर। विष्णु अपने काम से इंसानियत के कद को और बड़ा करने में गर्व महसूस करते हैं। मैं तो आज भी कहता हूँ, जिसका कोई नहीं उसका मैं हूँ, और जिसको कोई भी दिक्कत है कोरोना संबंधित तो मैं मुर्दा घर से विष्णु कुमार गुजर कि मुझे जहाँ भी मेरी हेल्प चाहिए 24 घंटे में तैयार हूँ। विष्णु और उनकी टीम अब तक 64 कोरोना पॉजिटिव मृतकों का अंतिम संस्कार कर चुकी है और कईयों को सुपुर्दे खाक भी किया है। ये न जात पात देखते हैं न धर्म, बस मानवता को अहमियत देते हैं। अब तक की 64 तो मैं कर चुका हूँ और 11 तारीख को मेरे को पहली बॉडी 4 तारीख को गई थी। उसके बाद में 11 का पॉजिटिव मैंने की थी और मैंने ऐसे ही पॉजिटिव बॉडी जिनके परिजन भी नहीं थे, ऐसे भी मरीज थे कि जो अपने पिताजी के लिए आ भी नहीं पाए, माता के लिए नहीं आ पाए। विष्णु और उनके साथी घर नहीं जाते, अस्पताल के पास एक धर्मशाला में रहते हैं। विष्णु के घर पर 3 साल का बेटा है और 6 महीने की बेटी, जिनसे वो पिछले 40 दिन में एक बार ही मिल सके। लेकिन परिवार से ज्यादा इस वक्त विष्णु इंसानियत की ड्यूटी पर है। शमशान घाट में अंतिम संस्कार से पहले रोज विष्णु और उनकी टीम की थर्मल स्क्रीनिंग होती है। विष्णु सवाई मानसिंह अस्पताल में 7 साल से काम कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर से उन्हें 229 रुपए रोज मिलते हैं और जयपुर नगर निगम से शवों के अंतिम संस्कार के लिए 500 रुपए मिलते हैं। लेकिन इस बात की तसल्ली है कि कोरोना संकट में उनका योगदान किसी से कम नहीं। मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, जयपुर। विष्णु जैसे लोग कोरोना वॉरियर बनकर अहम योगदान दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर कोरोना की सबसे बड़ी मार पड़ी। वो हैं देश के मजदूर। वो मजदूर जो दिन रात मेहनत करके देश की बुनियाद को मजबूत बनाने में अहम किरदार निभाते हैं। उसकी खुद की बुनियाद अब हिल गई है। शहरों में काम ठप होने के बाद लॉकडाउन में फंसे मजदूर अब घर वापसी के लिए हजारों किलोमीटर के सफर पर निकल पड़े, लेकिन बहुत बड़े संकट में है। अपने घर जाना चाहते हैं, घर जाएंगे हम। 8 दिन हो गए पैदल चलते हुए, बच्चों को पैदल चला रहा, खुद भी पैदल चल रहे हैं। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, कब तक चले। ऐसा दर्द जिसे सुनकर किसी का भी दिल बैठ जाए।
अपने घर जाना चाह रहे हैं, मैं घर पहुंचा हम यही नहीं रहेंगे। इतने दिन हो गए हम भूखे हैं, पेट में कुछ खाना भी नहीं गया है। 8 दिन हो गए हमें। तो खाना खाया भी है? खाना कोई दे देता तो खा लेते, नहीं देता तो नहीं खाते। आंखों से छलकते ये आंसू इन बेबस और लाचार मजदूरों की दास्तां को बयां करने के लिए शब्दों के मोहताज नहीं रह गए। हमें ऊपी जाना है, हम परेशान है, नहीं कुछ खाने को नहीं कुछ है। हम और चलते चलते और छाले पड़ गए पैरों में, हाथों पैरों में दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा है। कब तक चले हम पैदल? ये आवाज सवाल कर रही है सरकार से, सवाल कर रही है सिस्टम से और सवाल कर रही है समाज से कि मजदूरों के दर्द का अंत आखिर होगा कब। दिल और दिमाग को सन्न करने वाली यह तस्वीर है हरियाणा के करनाल की। आंखों में आंसू, होठों पर सिसकियां और घर वापस जाने की उम्मीद लेकर न जाने ऐसे कितने परिवार हैं जो अपने गांव की ओर चल पड़े हैं। किसी को यूपी जाना है तो किसी को बिहार। पहले काम करते करते जो छाले हाथों में पड़ते थे अब चलते चलते पैरों में पड़ गए हैं। अब तो हिम्मत भी जवाब देने लगी है। अपने घर जाना चाहते हैं, घर जाएंगे हम। कितने दिन हो गए कहाँ से चले थे आप? 8 दिन हो गए पैदल चलते हुए, बच्चों को पैदल चला रहा, खुद भी पैदल चल रहे हैं। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, कब तक चले? हम काम करा था, हमारा ठेकेदार भाग गया था, मैं छोड़ के और से हम भागे थे। इसके हमारे बच्चों को खाने को नहीं दिया था किसी ने, तो हमने की बच्चों को ले अपने घर पहुंच जाएंगे। तो रास्ते में कोई तुम जैसे भैया मिल जाते थे, वो हमें खिला देते थे, तो हम बच्चों को खिला देते, अपना खाते की बच्चों को खिलाते थे। बेबसी और लाचारी की एक ऐसी तस्वीर है जो जहन को झकझोर देती है और सवाल करती है कि आखिर देश का मजदूर इतना मजबूर क्यों। अपने बच्चे को ब्रीफकेस पर बिठाकर लकड़ी से खींचता एक पिता जो गांव से शहर गया था एक बेहतर भविष्य की उम्मीद में। क्या पता था कि एक महामारी सारे सपनों को आहिस्ता आहिस्ता कुचल देगी। अब अहमदाबाद से आजमगढ़ 1600 किलोमीटर की दूरी को पैदल नापने निकल पड़े हैं। खुद तो थक हार कर चल भी लें, लेकिन बच्चे को उस हालत में कैसे देखें, इसलिए एक लकड़ी से ब्रीफकेस को ट्रॉली बना लिया है और उसी पर बच्चे को खींचने लगे। कितना पैदल चलिए? तकरीबन 1300 किलोमीटर। 1300 चलिए, तो बच्चे को ऐसे बैठा के ला रहे? हाँ, ऐसे ही बैठा के ला रहे। गोद में भी उठा लेते हैं कभी कभी जी। ऐसे बैठा? हाँ, फिर ऐसे बैठा लेते, बीच बीच में गोद में ले लेते हैं। ये डंडा वगैरह बांधा है इसीलिए? हाँ, कि बच्चा नहीं बांध के रखे हैं। दर्द भरी तस्वीरों को जो दौर यूपी से शुरू होता है तो बिहार तक थमने का नाम नहीं लेता। गोलू कुमार गुड़गांव से 1000 किलोमीटर दूर सारंग के लिए निकले हैं परिवार के साथ। बच्चे को गोद में उठाकर चलते चलते जब थक गए तो ट्रॉली बैग पर बिठा लिया। निकल तो पड़े हैं, लेकिन अब एक एक कदम पहाड़ बनता जा रहा है। गुरुग्राम से आ रहे हैं और सारण डिस्ट्रिक्ट सारण जाना है मेरे को, घर रायमपुर गाछी। रास्ते में क्या परेशानी हुई? रास्ते में यही मतलब खाने पीने की परेशानी हुई। कोरोना काल की सबसे करुणा भरी तस्वीरों का जिक्र होगा तो सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को भी शायद ही कोई भूल पाएगा। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि 11 साल का एक लड़का 600 किलोमीटर के सफर पर रिक्शे से ही निकल पड़ा है। रिक्शे पर इस बच्चे के पिता भी हैं और माँ भी, लेकिन जब पिता रिक्शा चलाते हुए पसीना पसीना हो गए तो इस नन्हे श्रवण कुमार ने खुद रिक्शे के हैंडल को थामकर उसमें पैडल मारना शुरू कर दिया। क्या नाम बताए बाबू? और आ रहे हो कहाँ पे? और जाना कहाँ है? अच्छा, काम क्या करते थे वहाँ? तुम्हारा कितना एज है? उम्र कितना है? उम्र? हाँ, पापा का हेल्प कर रहे हो? हेल्प कर रहे हो उनको? तो कहा है वहाँ खाने पीने का सुविधा नहीं था बनारस में? वो तो घर अररिया है, वहीं जा रहे हो मम्मी पापा को लेके, सरवन की तरह एकदम, नहीं जैसे अपने माँ बाप को ले गया था सरवन, वैसे। बहुत गुड। पूरे देश में न जाने ऐसे कितने प्रवासी मजदूर हैं जो अंतहीन सफर पर निकल पड़े हैं। इन्हीं में शामिल है ये परिवार जो दिल्ली के सीलमपुर से यूपी के गोंडा के लिए निकला है। जेब में पैसे नहीं है, लेकिन मकान मालिक को किराया चाहिए। ऐसे में गांव जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा।
अब तो आलम यह है कि किस्सा सुनाते वक्त शब्द कम निकलते हैं, आंखों से सब छलक जाता है। हम जानना चाहते हैं कुछ नहीं, अपने बाल बच्चे वो परेशानी में बहुत दुखी मांगते और खाने का सरकार है नहीं, जिन्हें पैसा दो कुछ मिल जाएगा, मत क्या देगी, कोई देगी सरकार क्या जो मैं पैसे नहीं क्या दे के खाऊंगा, सरकार कुछ घर में है नहीं। कुछ भी नाम सोच लीजिए, राजेश, रमेश, सुनील, दीपक, सिर्फ नाम अलग हो सकते हैं लेकिन दर्द सबका एक है। दिल्ली के वजीरपुर से यूपी के प्रतापगढ़ के लिए निकले इस परिवार की मुश्किल भी कम नहीं है। काम धंधा सब बंद है, न खाने को पैसे हैं न रहने को। पत्नी भी गर्भवती है। अब समझ नहीं आ रहा कि मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे। पैदल चलेंगे तकलीफ तो होएगी, मगर ऐसे हम ऐसे हैं और बच्चे ऐसे भूखन मरेंगे। अगर हम कुछ खाएंगे नहीं तो हमारे रहने से न रहने से फायदा क्या है। तो आप कैसे जाएंगे पैदल? आपको लगता है आप पहुंच जाएंगे वहाँ तक? अगर कोशिश करेंगे धीरे धीरे जाएंगे तो जाएंगे भाई। लोगों की तकलीफें, मजदूरों की तकलीफें कम नहीं हो रही हैं। अब आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दूं। अब से करीब 1 घंटे बाद, 1 घंटे भी नहीं, अब से करीब 48 मिनट के बाद शाम 4 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की तीसरे चरण को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। माना जा रहा है कि आज वित्त मंत्री टूरिज्म और पर्यटन के लिए ऐलान कर सकती हैं। पहले 2 चरण में एमएसएमई, गरीब और प्रवासी मजदूरों को लेकर ऐलान कर चुकी है सरकार कि उनके लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज में क्या था। आज होने वाले आर्थिक पैकेज का ऐलान कितना जरूरी है ये भी आपको बताते हैं। शहर शहर लॉकडाउन के साइड इफेक्ट की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। गर्मियों के मौसम में साल भर पहले शिमला, श्रीनगर, मनाली जैसे सैलानियों के पसंदीदा शहर खचाखच भरे रहते थे। होटल्स में रहने की जगह नहीं मिलती थी, सड़कों पर लंबा जाम लग जाता था और अब वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार रहा। कश्मीर सूना सूना है। ट्यूलिप गार्डन में ट्यूलिप की बहार तो है, पर इन्हें देखने वाला कोई नहीं। मनाली के माल रोड पर सन्नाटा पसरा है। ट्यूलिप के इस गुलशन को टूरिस्टों का इंतजार है। डल झील के ये शिकारे पर्यटकों के लिए बेकरार है। बड़ी सूनी सूनी सी कश्मीर है। मई के जिस महीने में यह शहर हर साल गुलजार रहता था, वो इस साल वीरान है। जहां पर्यटकों का शोर रहता था, वहां लॉकडाउन की वजह से सन्नाटा पसरा है। ये 2 तस्वीरें कोरोना के साइड इफेक्ट की कहानी कह रही हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये डल झील की तस्वीरें हैं। दूर दूर तक आपको कोई भी शिकारा नजर नहीं आएगा और जो हाउस बोट आप देख रहे हैं ये सारी खाली पड़े हुए हैं। कश्मीर में पिछले कई महीनों से टूरिज्म इंडस्ट्री का बुरा हाल है। पहले यहाँ के हालात की वजह से नुकसान हुआ और अब महामारी की मार पड़ रही है। श्रीनगर में 32,000 लोग पर्यटन पर निर्भर हैं। कश्मीर घाटी में 870 हाउस बोट हैं, 7,814 शिकारा और 1800 होटल हैं। टूरिज्म सेक्टर में अब तक 20,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया है। धरती का जन्नत उम्मीद लगाए बैठा है। राहत की कुछ फुहार पर्यटन सेक्टर पर भी बरस जाए। जिस हिसाब से लग रहा है सर, फिलहाल तो टूरिज्म अब उठेगा नहीं, क्योंकि अब आप ये देखिए हर किसी के इसमें दिमाग में थ्रेट बैठा हुआ है कि कोविड है तो अभी फिलहाल के लिए घर में ही बैठना है। अगर इनकेस लॉकडाउन खुला भी तो मुझे नहीं लग रहा है कि टूरिज्म फिलहाल के लिए उठेगा। होटल्स है, गेस्ट हाउसेज है, शिकारे वाले हैं, घोड़े वाले हैं, हमारे हैंडीक्राफ्ट वाले हैं, टोटल जीरो पर है टूरिज्म कश्मीर में। जबकि कश्मीर के लिए सेंटर को देखना चाहिए। टूरिस्ट प्लेस बदल जाएंगे लेकिन हालात नहीं बदलेंगे। श्रीनगर से 600 किलोमीटर दूर कुल्लू मनाली का भी यही हाल है। जहां इस सीजन में हर साल पर्यटकों का शोर शराबा रहता है, वहां आजकल सिर्फ बहते पानी की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। सर, हमारा होटलों का और टैक्सियों का काम है और वो बुरी तरह पिट चुका है, क्योंकि बाहर से कोई सैलानी आ नहीं रहा है और वर्कर जो रेगुलर हमारे पास ही हैं उनको तो पेमेंट करनी ही पड़ रही है, टैक्स वगैरह देने ही पड़ रहे हैं। पता नहीं कैसे अब गुजारा होगा हमारा। टूर ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बहुत नुकसान हुआ है।
मनाली का सारा कारोबार टूरिस्ट पे डिपेंड है। हिमाचल के कुल्लू मनाली से 800 किलोमीटर दूर उत्तराखंड का नैनीताल भी वीरान पड़ा है। बोटिंग करते सैलानियों से हरी भरी रहने वाली इस खूबसूरत नैनी झील में सन्नाटा पसरा है। पर्यटकों से गुलजार रहने वाला ये मॉल रोड भी सुनसान है। पर्यटक नहीं आ रहे तो बड़े बड़े आलीशान होटल खाली पड़े हैं। हजारों करोड़ का नुकसान हो चुका है। रोजी रोटी का संकट है। सबकी बस एक ही डिमांड है, कुछ राहत पैकेज ही मिल जाए। हमारा होटल इस समय लोगों से लबालब भरा रहता था। लोग एंजॉय करते थे, कोई खेल रहा होता था, कोई बगिया में आराम फरमा रहा होता था, कोई खाने का लुत्फ उठा रहा होता था, कोई अपने कमरे में आराम कर रहा होता था। पर इस बार सब चौपट हो गया है। हमारा जो टैक्सी व्यवसाय है वो उत्तराखंड में 13% जीडीपी का हकदार है। और आज के समय में अभी जब लॉकडाउन हुआ उसके आरंभ से पहले हमारे बहुत से टैक्सी चालक संचालक थे जिन्होंने अपनी गाड़ियां नहीं ली। जो बैंक लोन में गाड़ियां हैं उनकी किस्तें उन्होंने देनी है। जिन लोगों ने अपनी गाड़ियां पहले ले चुके हैं उनका टैक्स अभी देना है। कई की बीमा पॉलिसियां अभी पेंडिंग पड़ी हुई है जिसके लिए पैसा नहीं है। हर साल पर्यटकों से गुलजार रहने वाला हिल स्टेशन मसूरी भी खामोशी की चादर ओढ़कर बैठा है। पहाड़ों की इस रानी के आंगन में हर साल मई के महीने में मौसम का आनंद उठाने वालों का जन सैलाब आता है। लेकिन इस साल सब सुनसान पड़ा है। पहले और अब का हाल आप 2 तस्वीरों के जरिए समझिए। होटल वालों, टैक्सी ड्राइवर, छोटे बड़े सभी तरह के व्यापारियों और मजदूरों का दर्द महसूस कीजिए। गर्मी की छुट्टियों में सैलानियों से खचाखच भरा रहने वाला मसूरी का ये सवाई होटल भी कोरोना की मार झेल रहा है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से कुछ टूरिस्ट यहाँ फंसे हुए हैं जिनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। लगभग 100 आदमी को रह रहे हैं और उनको 3 टाइम का खाना दे रहे हैं। और चूंकि लॉकडाउन के समय वो जा नहीं पाए थे अपने घर, तो उनको वही रोका हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करवा रहे हैं। और उनको बाकायदे के नाम उनको सब कुछ मास्क वगैरह हर चीज उनको उपलब्ध कराई गई है। सैनिटाइजर उपलब्ध कराए गए हैं और उनके लिए टीवी वगैरह व्यवस्था की है जिससे बोर ना हो। 3 टाइम खाना मिल रहा है उनको, अखबार वगैरह मिल जाता है उनको पढ़ने के लिए। ये वो हिल स्टेशन है जहां के लोगों का 2-3 महीने की आमदनी से साल भर का खर्च चलता है। लेकिन अब इनका खर्च कैसे चलेगा? जिंदगी की गाड़ी पटरी पर कैसे लौटेगी? इस सवाल का जवाब यहाँ के लोगों के पास भी नहीं है। कुल्लू से जीतेन, नैनीताल से नाहिद और मसूरी से हिमांशु कुशवाहा के साथ मंजूर मीर, श्रीनगर, इंडिया टीवी। और फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार देखिए एमपी के धारावी में ऑपरेशन चेन ब्रेक।